व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि आप लोग पता है कि हमने अपने पिछले लेक्चर में यानी हमने जो अपना कल से एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 4 यानी डिटरमिनेशन यानी सारणिक का हमने एक लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने सारणिक के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ प्राप्त की थी। उसमें हमने सबसे पहले एक कंडीशन पढ़ी कि जो सारणिक होता है वह केवल वर्ग आव्यूह का ही संभव होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन थी जिसको मैंने आपको बताया था और नोट भी कराया था। और उसके बाद हमने पढ़ा था, उसके बाद हमने बात की थी प्रॉपर्टीज की, यानी जो सारणिक को प्रगुण होते हैं उनकी बात की थी। और हमारे जो सारणिक का जो प्रगुण हुआ था वो केवल 2 प्रगुण हो पाए थे। और जब हम तीसरे प्रगुण की बात कर रहे थे तो हमने आपको एक कंडीशन बता दी थी कि जो सारणिक में उपस्थित अवयवों की जो चिन्हों की क्रम होता है वो आपको हमने बता दिया था। तो हम आपको अभी एक और बार उसको रिवाइज करा देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बनी रहिए इसी के साथ हमारे चैनल पर। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और चैनल को जाकर शेयर जरूर कर दें। तो चलिए इसी के साथ करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। तो जैसा कि आप लोग पता है कि हमने अपने पिछले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने एंड में बात हो रही थी कि 3/3 की जो हमारी सारणिक होगी उसका हम प्रसार कैसे करेंगे, यानी उसका हम एक्सपेंड कैसे करेंगे। यानी उसका क्वेश्चन में यदि आ जाए कि 3/3 की कोई सारणिक है उसका एक्सपेंड कीजिए तो हम कैसे करेंगे, तो उसकी ही बात कर रहे थे। तो यहाँ पर हमने क्या ए बराबर कोई हमने ले ली थी सारणिक ले ली थी हमने, क्या उसके अवयव मान लिए थे ABCPQR X Y Z। हमने ये अवयव मान लिए थे 3/3 की सारणिक की। ठीक, तो इसके हमने क्या बताया था, सबसे पहले हमने कहा था कि जब हम कोई भी 3/3 की सारणिक का जब एक्सपेंड करते हैं तो उसमें सबसे पहले ज़रूरत आती है उस सारणिक में उपस्थित अवयवों की जो चिन्हों का क्रम होता है उसको जानना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो हमारा ये R1 है, ये हमारी R2 है, और ये हमारी क्या है R3, और ये हमारी है ये हमारा है C1, ये हमारा है C2, ये हमारा है C3। ये सब चीज़ें हम जानते हैं। ठीक है, अब हम इनकी चिन्ह प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे। तो यानी चिन्हों का क्रम कैसा होता है, तो हम जब इसका विस्तार करते हैं तो हम जैसे विस्तार करते हैं R1 के सापेक्ष, R2 के सापेक्ष, यदि आपको मैं आगे बताऊंगा अच्छे से समझ में, तब हमें इन चिन्हों की आवश्यकता होती है। चलिए चिन्ह हम लिख लेते हैं इसकी। तो पहला होता है प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे चिन्हों के क्रम की। तो यहाँ पर चिन्हों का क्रम हमारा होता है कि हम जब 3/3 की सारणिक की 3/3 क्रम के सारणिक का जब हम प्रसार करते हैं तो हमें चिन्हों का क्रम हमारा जो होता है ये होता है। और हमें चिन्हों के क्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी, मैं अभी आपको जब हम एक्सपेंड करना सीखेंगे तो हम बताए थे। तो यहाँ पर अब हम एक्सपेंड करने की बात आती है, तो सबसे पहले बात आती है कि एक्सपेंड कैसे किया जाए। तो एक्सपेंड करने के लिए एक नियम होता है कि हम क्या करते हैं, या तो R1 के सापेक्ष, मतलब जैसे हमारी जो R1 है यानी जो हमारी पहली रो है उसके सापेक्ष कर सकते हैं, या तो हम R2 के सापेक्ष कर सकते हैं, या फिर हम R3 के सापेक्ष कर सकते हैं। और यदि आपको रो के सापेक्ष नहीं करना है तो यदि आप चाहें तो C1 के सापेक्ष यानी पहले कॉलम के सापेक्ष कर सकते हैं, दूसरे कॉलम के सापेक्ष कर सकते हैं, और तीसरे कॉलम के सापेक्ष कर सकते हैं। यानी हमें किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सापेक्ष ही क्या करना है। तो हम बात कर रहे थे कि हमें जब 3/3 क्रम के सारणिक का हमें जब प्रसार करना होता है तो हमें ध्यान देना होता है कि या तो हम इसका कि किसी एक रो से या किसी एक कॉलम के सापेक्ष हम उसका क्या करते हैं प्रसार, या तो हमें जैसे 3/3 में 3 पंक्तियों की संख्या 3 होती है तो हम उन तीनों पंक्तियों में से किसी एक पंक्ति के सापेक्ष कर सकते हैं, या उन तीनों कॉलम में से किसी एक कॉलम के सापेक्ष। यानी हमें किसी एक रो या किसी एक कॉलम से करना है सापेक्ष। तो यानी हमारे पास कैसे, इसमें हमारे पास 3 रो है और 3 कॉलम है, तो हम इसमें चाहे C1 से कर दें, चाहे C2 के सापेक्ष कर दें, चाहे C3 के, या तो चाहे हम कर से R1 के सापेक्ष, R2 के सापेक्ष, या R3 के सापेक्ष। ठीक, तो हमें किसी एक के सापेक्ष करना है, या तो हम R1 के सापेक्ष करें या C1 के, कुछ के मतलब हमें केवल एक चीज के सापेक्ष
ज्ञात करना है, या तो वो हो रो या हो सकती है वह कॉलम। तो वो आपकी इच्छा है, आप R1 के हिसाब से सापेक्ष करना चाहें तो R1 के सापेक्ष हो जाएगा, R2 के सापेक्ष करना चाहे तो R2 के सापेक्ष, या C1 C2, ऐसे ही आपकी इच्छा है, जिसके सापेक्ष आप करना चाहे तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात आती है जब हम R1 के सापेक्ष करेंगे तब कैसे करेंगे, तो अभी मैं आपको एक उदाहरण लेकर आपको समझाता हूँ, ठीक। तो देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने अपने प्रसार सीखने के लिए हमने क्या किया, A बराबर कोई सारणिक ले लिया, यानी अब हमें इसका क्या करना है, प्रसार करना है। तो जैसा कि हमने बताया कि हम या तो R1 से कर सकते हैं या R2 से कर सकते हैं, तो वो आपकी इच्छा है। तो लेकिन हम आपको सभी मतलब जितने भी हमारे R1 R2 R3 C1 C2 C3 तो सभी के सापेक्ष करके बताएंगे, आप किसमें से कोई सी का भी कर सकते हैं, क्योंकि ठीक। और यहाँ पर हमने जाना था कि इसकी जो चिन्ह होता है, चिन्ह का क्रम होता है वो होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक, ये होता है। तो चलिए इन चिन्हों का ही काम होने वाला है अब, ठीक। चलिए तो अब पहले हम सीखेंगे R1 के सापेक्ष। तो करते हैं एक्सपेंडिंग विथ R1, एक्सपेंडिंग विथ R1। तो सबसे पहले R1 के साथ सीख लेते हैं, ठीक। तो एक्सपेंडिंग विथ R1 यानी R1 के सापेक्ष प्रसार। चलिए R1 के सापेक्ष करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम डिटर्मिनेंट ऑफ A, क्योंकि हम जब प्रसार करते हैं तो हम इसको डिटर्मिनेंट ऑफ A आपको हमने पिछली वाली क्लास में बताया था, ठीक। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ A हो जाएगा। तो यहाँ पर R1 के सापेक्ष कर रहे हैं और जानते हैं हम R1 क्या है, और हम R1 के सापेक्ष कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, R1 को छुपाएंगे और पहला कॉलम, पहले हम R1 का पहला कॉलम लेंगे, ठीक। तो A ले लिया हमने, R1 का पहला अवयव ले लेंगे, ठीक। तो इसको लगाए और हमने ये लगा दिया सारणिक का चला। अब हम R1 को छुपाएंगे और जो हमने अवयव लिया, जो हमने पहला अवयव A लिया ना, उस लाइन को छुपा देंगे, ठीक। तो अब जो हमारे पास बचेंगे 4, अब कौन से 4 बचे हमारे पास, बचे QR/Z। तो हम यहाँ पर लिख देंगे QR/Z। और जो हमारा अवयव A है वो किस प्रकार का होता है, हमारा प्लस का, तो यहाँ पर हमने प्लस ही रहने दिया, ठीक। तो यहाँ पर प्लस का। तो एक बार फिर से समझते हैं, हमने R1 के सापेक्ष कर रहे हैं और R1 का पहला अवयव क्या है हमारा, A। तो हमने A को लिखा सबसे पहले, फिर हमने R1 को छुपाया, यानी हमने पहली रो को छुपा लिया, और जो हमने A लिया था उस कॉलम को, जिस A को लिया उस जिसमें A उपस्थित है उस कॉलम को हम छुपा लेंगे, ठीक। ये हमने छुपा लिया, मतलब इस A को लिया और इसी के जो हमने कॉलम को छुपा लिया। तो हमने क्या, दो चीज़ें छुपा ली, उस रो को छुपा लिया जिसके सापेक्ष कर रहे हैं, और उस अवयव को छुपा लिया जिसको हमने सारणिक के बाहर रखा है, ठीक। तो हमने इसको छुपा लिया। अब बचा हमारे पास QR/Z, तो हमने इस सारणिक के अंदर लिख दिया, ठीक। इसी प्रकार अब हम R1 के सापेक्ष में पहले अवयव से हो गए, अब B यानी अब दूसरे अवयव की बारी। तो अब यहाँ पर चूंकि हम दूसरा अवयव रखेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। तो यहाँ पर लगाएंगे हम माइनस, दूसरा अवयव क्या है हमारा B। फिर हम इसी प्रकार करेंगे कि R1 को छुपा लेंगे और जो B अवयव लिया उस वाले कॉलम को हम उस कॉलम की भी छुपा लेंगे, यानी हमने R1 को छुपा लिया और उस कॉलम को छुपा लिया जिसमें हमारा B है, मतलब जिससे हमने B लिया है, ये हमने B लिया ना, तो इसी को हम छुपा लेंगे आमने सामने। हमने इसको छुपा लिया और इसके सामने वाला छुपा लिया। तो अब बचे हमारे पास PR और XZ। तो हम लिख देंगे PR XZ। एक बार फिर से हमने क्या जाना कि R1 के सापेक्ष कर रहे हैं, हमने पहला अवयव A लिया, तो पहले हमने R1 को छुपाया और उस A के नीचे उस अवयव A को हमने यहाँ लिखा, और अवयव A के साथ जो हमारी कॉलम लगा है उसको हमने क्या किया, आमने और सामने, सीधी बात, आमने और सामने छुपा लिया हमने। बचा हमारे पास QR/Z। इसी प्रकार हमने क्या किया, अब हमें चूंकि R1 के सापेक्ष करना है और फिर हमें B अवयव का करना है, तो B अवयव में सबसे पहले देखें कि हम चिन्ह कौन सा है, माइनस, तो यहाँ लगाएंगे हम माइनस, और B अवयव को उतारेंगे, फिर हम वही आमने और सामने छुपा लिया। और बात करेंगे जो बचता है, जिसको छुपाने के बाद बचता है PRXZ, तो हमारा हो जाएगा PRXZ। इसी प्रकार अब आप जान चुके हैं अब क्या करना है। अब हम देखेंगे इस तीसरे अवयव की। तीसरा अवयव हमारा चिन्ह देखेंगे तो प्लस का है, तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे C, ठीक। सारणिक बनाई। अब देखो, अब वही हिसाब, हमने R1 को छुपाया और इस C वाले कॉलम को छुपाया, तो हम कह देंगे कि आमने और सामने, सीधी बात, आमने और सामने।
बचा हमारे पास पी क्यू एक्स जेड, पी क्यू एक्स जेड। ठीक, तो यहां से हमने क्या किया, R1 के सापेक्ष क्या कर दिया, हमने प्रसार कर दिया। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब आप लोग कर लेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर क्या आ गया, 2/2 की साइड। तो इसका अब हमने बताया था कैसे किया जाता, त्रिया गुणा करके। सबसे पहला इसका इसमें, फिर इसका इसमें, सबसे पहले इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर सबसे पहले इसका इसमें, इसका इसमें। ठीक, तो ये आप लोग जान चुके हैं, क्योंकि हमने अपने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ए बराबर हो जाए, सॉरी ए इंटू हो जाएगा पहला क्यू जेड, यानी क्यू का जेड में तो हो जाएगा क्यू जेड, फिर लगेगा माइनस का वाई क्या लगा, पी वाई आर। ठीक, फिर आएगा माइनस का बी लिखा, ब्रैकेट बनाया, पी जेड और माइनस के एक्स आर। यहाँ पर माइनस का आता है, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, प्लस, और फिर लिखेंगे सी को ब्रैकेट लगाया, पी जेड माइनस एक्स क्यू। तो ये हो गया हमारा R1 के सापेक्ष प्रसार। तो हमें इस प्रकार R1 के सापेक्ष करना है, और R2 के सापेक्ष करेंगे। तो R2 के सापेक्ष करेंगे तो हम क्या करेंगे, R2 को करेंगे, R2 लेंगे, तो R2 का पहला अवयव लेंगे, तो पहले चिन्ह देखें तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो हमें चलो R2 के हिसाब से भी हम देख लेते हैं एक और अभी, इसके बाद हम R2 के सापेक्ष बताएंगे। ठीक, फिर C1 और C2 के सापेक्ष और बता देंगे, फिर हम आगे बात करेंगे। दोस्तों अभी हमने R1 के सापेक्ष प्रसार देखा, अब हम देखेंगे R2 के सापेक्ष प्रसार। तो आप R2 के सापेक्ष भी समझ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं R2 के सापेक्ष प्रसार कैसे करेंगे हम। चलिए अब करते हैं R2 के सापेक्ष प्रसार। तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग विथ R2, एक्सपेंडिंग विथ R2। ठीक, एक्सपेंडिंग विथ R2 यानी R2 के सापेक्ष प्रसार। तो चलिए R2 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। तो हम जानते हैं R2 हमारा ये, और R2 के सापेक्ष करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बराबर। तो अब R2 के सापेक्ष कर रहे हैं, तो अब लेंगे हम R2 का पहला अवयव। R2 का पहला अवयव क्या है, P। तो यहाँ पर P लिया हमने, साइड एक का चिन्ह जो हमने वर्टिकल बॉक्स था उसको बनाया। अब हम क्या करेंगे, उस R2 को छुपा लेंगे और उसके कॉलम को छुपा लेंगे। तो हमने क्या किया, इसको छुपा लिया और इसको छुपा लिया, क्योंकि P हमारा इस कॉलम में। तो हमारा हमने क्या किया, आमने और सामने छुपा लिया। अब बचता है हमारा, क्या बचता है, इनको छुपा लो तो बचता है बी सी वाई जेड, पी सी वाई जेड। और इसी क्रम में लिखना है जैसे लिखा हो, जैसे हमने इसको और इसको छुपाया तो क्या बचा, बी सी। तो हमने क्या लिखा, बी सी, वाई जेड तो वाई जेड। ठीक, और चूंकि अब देखें निशान तो हमारा जो पहला अवयव कैसा है, माइनस का, तो यहाँ पर लग जाएगा माइनस। ठीक, ऐसा। अब देखेंगे दूसरा अवयव, तो दूसरा अवयव कैसा होगा, प्लस का, तो यहाँ प्लस लगाया। दूसरा अवयव हमारा क्यू, तो यहाँ से ये लगा दिया हमने क्यू के लिए, फिर हमने लगाया साइन का निशान। फिर अब हम क्या करेंगे, फिर वैसे ही करेंगे, आमने और सामने छुपा लेंगे। तो हमने क्या किया, R2 को छुपा लिया, यानी आमने और सामने, यानी जो हमारा है इसको भी छुपा लिया, यानी हमने इसको और इसको छुपा लिया। अब बचेगा हमारा, हमने इसको और इसको छुपाया तो बचता है ए सी एक्स जेड। हम इसको और इसको छुपाएंगे तो क्या बचेगा, ए सी एक्स जेड। तो हम लिखेंगे ए सी एक्स जेड। फिर काय का निशान आया, माइनस का, तो यहाँ लगाए माइनस। अब बचा आर, तो यहाँ आर को लिखते हैं, फिर लगाते हैं साइन का चिन्ह। और अब हमारा वही सिस्टम, आमने और सामने, आमने और सामने। तो बचता है ए बी एक्स जेड, एक्स वाई, ए बी बचता है एक्स वाई। तो यहाँ पर हमारा जो R2 के सापेक्ष करने पर हमारा ये आता है, और इसको हल करेंगे तो आएगा हमारा माइनस पी हो जाएगा, वही अपना। अब 2/2 का तो हम करना जानते हैं, ये तो हो जाएगा हमारा पी वी जेड माइनस वाई सी, हो जाएगा प्लस का क्यू ए जेड माइनस एक्स सी, माइनस का आर हो जाएगा ए वाई माइनस बी एक्स। तो ये हो गया हमारा R2 के सापेक्ष विस्तार। अब हम C1 के सापेक्ष और देख लेंगे तो इसी प्रकार आप लोग सीख गए होंगे कि हम सभी मतलब साइंडिक 3/3 की जैसे क्रम का साइंडिक है, तो हमें उसमें यदि क्वेश्चन दिया जाए तो कहता है कि उसमें याद कीजिए कि उसका प्रसार कीजिए। ठीक, हमें कोई 3/3 क्रम की कोई साइंडिक दी गई और कह रहा है कि उसका प्रसार ज्ञात कीजिए, तो हम उसका प्रसार कर सकते हैं। वो आपकी इच्छा है कि आपको किससे सुविधा मिलती है। आप क्वेश्चन को देखेंगे, यदि R1 आपको सरल लगता है तो R1 के सापेक्ष प्रसार कीजिए, R2 सरल लगता है R2 के सापेक्ष कीजिए, R3 लगता है तो R3 के सापेक्ष कीजिए, यानी हमें किसी एक के सापेक्ष ही करना है।
C1 लगता है तो C1 लगता है तो C1 के सापेक्ष C2 लगता है तो C2 के सापेक्ष, आपको जैसी शब्द मिले, आपको जैसा लगे, आप किसी एक के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए और वही आपका आंसर हो जाएगा। प्रसार करने के बाद का जो हल आएगा वही आपका आंसर होगा। तो ठीक है, तो चलिए हमने R2 के सापेक्ष सीख लिया, अब हम एक बार और C1 के सापेक्ष और सीख लेते हैं और बाकी आपको स्वयं घर पर करना है। चलिए C1 के सापेक्ष और देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं C1 के सापेक्ष प्रसार की, तो लिखते हैं एक्सपेंडिंग विथ C1। चलिए C1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं। तो चूंकि C1 के सापेक्ष प्रसार करना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ A बराबर C1 के पहले अवयव को देखेंगे। तो C1 हमारी ये हम जानते ही ये हमारी C1 है, C1 के सापेक्ष कर रहे हैं तो C1 का पहला अवयव है A, और सबसे पहले चिन्ह देखें तो C1 का पहला चिन्ह क्या है, A अब ले रहे तो इसका चिन्ह क्या होगा, प्लस का। तो यहाँ पर प्लस ही, यहाँ पर प्लस का ही चिन्ह आएगा, यहाँ पर प्लस है तो कोई लिखा ना लिखो कोई फर्क। तो यहाँ पर लिखेंगे A, लगाया सारणी का चिन्ह। अब छुपाएंगे आमने और सामने, यानी आमने और सामने हमने छुपाया, नहीं इसको छुपाया और इसको, ये हमारा आमने हो गया और ये हमारा सामने, यानी इसके सामने ए इसके सामने ए, हमने इसको दोनों को छुपा दिया। बचा क्या हमारा QR/Z, तो बचे हो जाएगा हमारा QR/YZ। ठीक, अब लिखेंगे हमारा क्या है चिन्ह, दूसरा चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ पर लगाएंगे माइनस। अब क्या है हमारा दूसरा अवयव है हमारा P लिख दिया, इसको वैसे ही छुपाएंगे आमने और सामने, छुपाया तो क्या बचा BC बचा और YZ बचा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सरल है, आपको बस ध्यान से देखना है तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर चिन्ह क्या है प्लस का, और अब है हमारा X, तो यहाँ पर X लिखा और जी हमने सारणी का चिन्ह बनाया, तो वही हमारा आमने और सामने छुपाया, आमने और सामने, बचा हमारा BCQR। बस इसका हम हल कर देते हैं तो आ जाएगा हमारा, क्या लिखे A, इसका करें तो QZ माइनस YR माइनस P लगाया तो आ जाएगा BZ माइनस CY प्लस X बनाया आ जाएगा BR माइनस QC। चलिए हमने अपने C1 के सापेक्ष भी प्रसार करना सीख लिया। तो यहाँ पर हमने R1 के सापेक्ष सीख लिया, R2 के सापेक्ष सीख लिया और C1 के सापेक्ष सीख लिया। तो अब बाकी आपको स्वयं से करना है, लेकिन जब हमें क्वेश्चन दिया जाएगा, अभी मैंने तो आपको समझाने के लिए किया कि सारे से अब कैसे करें, मतलब हमें यदि C1 से करना चाहते हो तो C1 से इस प्रकार से, यानी हमें चिन्हों का ध्यान देना है। तो जब हमें क्वेश्चन दिया जाएगा, फिर उसमें हमारे जब आएगी प्रश्नावली में क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें कहा जाएगा कि हमें कोई आव्यूह दी जाएगी, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, जैसे हमें कोई A बराबर कोई सारणी दे दे 1 2 4 6 8 10 9 7 5। ठीक, तो कह रहा है ये हमें कोई सारणी दे जाए और कह दे कि इसका प्रसार कीजिए। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप सभी के सापेक्ष कर दें, हमें केवल किसके एक चीज के सापेक्ष, या तो हम R1 ले ले, या तो हम R2, या तो R3, या तो C1, या तो C2, या तो C3, यानी हमें किसी एक के सापेक्ष ही प्रसार करना है। और आप जैसे हमने C1 से किया तो आप इस सारणी का C1 के सापेक्ष प्रसार करके जो आंसर आएगा आप लिख देंगे, जैसे ऐसे ही बनेगा, आप इसको हल कर देंगे तो आंसर जो आएगा वही आपका हो जाएगा इसका आंसर, जो हमारा सारणी दी गई उसका आंसर। यानी हमें सभी का सापेक्ष करके नहीं दिखाना है, हमें केवल एक चीज के सापेक्ष करके दिखाना, या तो हम R1 से करा दें, या R2 से, या R3 से, या C1 से, या C2 से, या C3 से। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए तो अब बढ़ते हैं अपने अगली। ठीक, तो यह हमने प्रॉपर्टी समझ ली कि हम 3x3 क्रम के सारणी की जो प्रसार होता है वो कैसे किया जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले परिगुण की ओर। तो चलिए दोस्तों इसी क्रम में बात कर लेते हैं अपनी चौथी प्रॉपर्टी यानी चौथे प्रगुण की। तो हमारा जो चौथा प्रगुण है वो कह रहा है कि यदि किसी सारणी के किसी भी एक रो या कॉलम के सभी अवयव कैसे हो शून्य हो तो उस सारणिक का मान कैसा हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो हमारे जो सारणिक के प्रगुण में हमारा जो चौथे नंबर का सारणिक है वो कह रहा है कि एक बार फिर से पढ़ते हैं, कह रहा है कि यदि किसी सारणिक के किसी भी एक, ये चीज हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना कि किसी भी एक रो या कॉलम के सभी अवयव, यानी हमारे सारणिक में जो
अवयव जो हमारी पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या, उनमें से केवल एक रो या एक कॉलम के सभी अवयव कैसे हो जाए, शून्य हो जाए। तो हमारे कहने का मतलब या तो R1 के सभी अवयव शून्य हो जाए, R2 के शून्य हो जाए, या R3 के शून्य है, या C1 के हो जाए, या C2 के, या C3 के। यानी किसी हमें एक रो या किसी एक कॉलम के ही अवयव शून्य हो तो हम उस सारणिक का मान कह देंगे कि उस सारणिक का मान है वह शून्य हो जाएगा। इसको हम अभी सिद्ध करके बताएंगे आपको। तो चलिए, तो इसको सिद्ध करने के लिए सिद्ध करते हैं कि ये जो कथन कह रहा है कि सत्य है कि असत्य। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण लेंगे। उदाहरण में लिया कोई, हमने उदाहरण लिया, हमने a बराबर कोई डिटर्मिनेंट्स ले ली, यानी सारणिक ली दे a बराबर, हमने मान लिया कि यहाँ पर है 1 4 5 8 7 6 4 3 2, ठीक, ये हमने ली। और यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि किसी सारणी की किसी एक रो या कॉलम के सभी अवयव शून्य, तो हम यहाँ करेंगे हमने इसके लिए। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान क्या लेंगे, यहाँ पर हमने ये सारणी के लिए कि हमारे जो R1 के सभी अवयव हैं वो शून्य है और बाकी सब अवयव हमारे शून्य नहीं है। तो हमारे इस क्वेश्चन के अनुसार क्या लिख दिया हमने, यदि किसी सारणी के किसी भी एक रो या कॉलम के सभी अवयव शून्य हो। तो यहाँ तक हमने अपने उदाहरण में फॉलो कर ली कि हमारे जो हमने एक सारणी मलाई बनाई जिसमें हमने R1 के सभी अवयवों को शून्य ले लिया, ठीक है। तो कह रहा है कि हो तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। तो चलिए, हमने ये सारणिक ले ली, तो अब इसके अनुसार क्या इसका मान शून्य होना चाहिए। लेकिन हमें कैसे पता, हम तो सिद्ध करके देखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इसका मान शून्य होगा कि नहीं होगा। हम ऐसे ही लिखे हुए कथन से कैसे विश्वास मान लें। तो चलिए, इसका हमने उदाहरण लिया, अब हमने उसके अनुसार हमने कंडीशन रख दी कि उसकी एक रो या कॉलम, हमने यहाँ पर रो ली, आप इसका एक कॉलम भी कर सकते थे। तो आपकी इच्छा है, आप किसी एक रो या कॉलम को जीरो सभी अवयव जीरो कर दे, फिर आप इसका प्रसार करें तो आपको दिख जाएगा कि उसका मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो चूंकि हमने यहाँ पर R1 के मान सभी जीरो को, R1 के सभी अवयवों को जीरो लिया, तो चलिए यहाँ पर हम कर देंगे R1 के सापेक्ष या R2 के सापेक्ष या R3 के सापेक्ष, आपकी जो इच्छा है उसके सापेक्ष आप इसका विस्तार कीजिए। तो यहाँ पर हम कर देंगे R1 के सापेक्ष यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंडिंग विथ R1, यहाँ पर लिख देंगे एक्सपेंडिंग विथ R1। चलिए, एक्सपेंडिंग विथ R1 करेंगे तो चिन्ह प्रॉपर्टी आपको याद ही हो गई होगी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। तो चूंकि यहाँ पे हमें R1 पर ध्यान देना है, यानी R1 के सापेक्ष करना है, तो हमें केवल एक चीज़ याद करनी है, यानी R1 की चिन्ह प्रॉपर्टी याद करनी है कि पहला अवयव प्लस माइनस प्लस, ठीक, बस इतना ही। क्योंकि हम R1 के सापेक्ष कर रहे हैं, R2 के सापेक्ष करते तो इसकी याद रखते, R3 के सापेक्ष करते तो इसकी, और C1 के सापेक्ष करते तो इसके याद करते, तो वो आपके ऊपर है, ठीक। तो ए, अब चलिए इसका डिटर्मिनेंट्स ऑफ A आएगा, वो आ जाएगा। तो यहाँ पर पहला अवयव क्या है, शून्य, और यहाँ पर बनाएंगे तो हम आमने सामने छुपा लेंगे, ये छुपाए, बचा हमारा 7 6 3 2, ठीक। अब लिखेंगे, चूंकि माइनस आता है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, फिर जीरो अवयव है, चिन्ह लगाया, आमने और सामने छुपाया, क्या बचा 8 6 4 2, ठीक, प्लस लगाया, क्या है जीरो। हमने क्या किया, आमने छुपाया और सामने छुपाया, क्या बचा 8 7 4 3, ठीक। आप लोगों को ये चीज़ें तो समझ में आ रही, क्योंकि अभी हमने आपको R1 R2 C1 सभी के सापेक्ष आपको करना सिखाया, तो आपको ये आसानी समझ में आ गया, तो हमने इसको थोड़ा स्पीड में किया। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स ऑफ A आ जाएगा। अब यहाँ पर जीरो, यहाँ पर इसका 2/2 की क्रम के सारणिक का तो आपको मैंने बताई है, पिछले ही लेक्चर में बताया था। तो इसका हो जाएगा 7 दूनी 14 माइनस 36 18 माइनस जीरो, 8 दूनी 16 माइनस 24 प्लस जीरो, और यहाँ पर 8 3 24 हो जाएगा, 7 4 28 माइनस के 28। तो यहाँ से आप लोगों ने देखा कि हमारा जो आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब चूंकि अब हम जब इनका हल करेंगे और इसके बाद जो भी इसका आंसर आएगा तो हम जीरो में गुणा हो जाएगा, तो उसका मान क्या हो जाएगा, जीरो। इसी प्रकार हम 16 में से 24 को घटाएंगे तो जो भी मान आएगा हम उसका जीरो में गुणा करेंगे तो आ जाएगा जीरो, और जब हम 24 में से 28 को घटाएंगे उसका जो भी मान आएगा उसका हम जीरो में गुणा करेंगे तो आएगा जीरो। तो हम कह सकते हैं कि इसका मान जो आ जाएगा वो हो जाएगा जीरो। तो हमारा जो कथन है वह हो गया सत्य, क्योंकि इस कथन के हिसाब से कह रहा था कि यदि किसी सारणिक के किसी भी एक रो या कॉलम के सभी अवयव कैसे हो, शून्य हो,
तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। तो हमने इस कथन को सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया, उदाहरण में हमने एक मैट्रिक्स ले ली, यानी सारणिक ले ली, और उसके किसी एक रो या कॉलम को हमने क्या कर दिया, 0 दिखा दिया, यानी किसी एक रो या कॉलम के सभी अवयवों को शून्य दिखा दिया। मैंने R1 को शून्य दिखाया, आप R2 R3 या किसी भी अन्य अवयव को किसी अन्य रो या कॉलम को आप शून्य दिखा सकते हैं, लेकिन केवल क्या, या तो आप एक रो या एक कॉलम ले सकते हैं जी शून्य। तो चलिए हमने यहाँ पर R1 के दिया, फिर हमने इसको R1 के सापेक्ष कर दिया, आप चाहें तो C1 के, C2 के सापेक्ष, किसी के सापेक्ष भी इसका प्रसार कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर R1 के सापेक्ष कर दिया प्रसार, और हमने इसको हल कर दिया, तो हमने देखा कि हमारा जो सारणिक का जो मान आया वो आया है 0। तो यहाँ से सिद्ध हो गई कि जो हमारी चौथा नंबर प्रगुण है वह है हमारा सत्य, यानी हमारी जो बात कह रही है इसको हमें याद करना होगा, ये हमारा क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो एक बार फिर पढ़ते हैं कि जो हमारा क्या है, यदि किसी सारणिक के किसी भी एक रो या कॉलम के सभी अवयव शून्य हो तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। तो यहाँ से हम देख लेंगे, अब जब प्रश्नावली में क्वेश्चन आएंगे, तो यदि प्रश्नावली में क्वेश्चन में यदि किसी रो या कॉलम के सभी अवयव शून्य जाएं उस सारणिक के, तो हम बिना देखे उसको कह देंगे कि वो हमारा कैसे उस अवयव का जो उस सारणिक का जो मान आएगा वो कैसा होगा, शून्य। हम कह दें आँख मीच कर उसको कह देंगे उसका मान शून्य आएगा, यदि उस सारणिक में किसी एक रो या किसी कॉलम के सभी अवयवों को 0 दिख जाए, तो आप कह देंगे उसका मान होगा 0। ठीक, चलिए यहाँ पर हमने अपने चौथे नंबर के प्रगुण को भी आसानी से समझ लिया, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, और इसी के साथ हमारे चैनल पर बने रहिए, और चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। और जिसे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले, और अपने दोस्तों में चैनल को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।